नमस्कार, मैं स्मरण भूमि रोहित शर्मा। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के हितों की लड़ाई लड़ते हुए, बल्कि यूं कहें भारत के तमाम मेहनतकश लोगों के, औरतों के, मजदूरों के, किसानों के हकों की बात को लेकर लड़ते हुए 70 साल के वासव राज की पुलिस ने मुठभेड़ के नाम पर जिंदा पकड़कर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। उनकी हत्या के साथ ही उनके जो साथी थे, 26 साथी, बाद में मालूम हुआ 27 साथी थे, उन सब की भी मुठभेड़ में हत्या कर दी गई। यह एक ऐसा जंग है जिस जंग का ना कोई उद्घोषणा है, ना कहीं कुछ इसका वृत्तांत है। बासवराज के बारे में पूरी तरह से बातचीत हम कई बार कर चुके हैं, बातें बता चुके हैं, और उनकी यादों को लेकर संजोए हुए जो आदिवासी समूह हैं या भारत के जो बुद्धिजीवी तबका है, वो अपनी पीड़ा भी जाहिर कर चुके हैं। इसी चीज़ में एक और प्रकरण सामने आया, बासव राज के पार्थिव शरीर को नष्ट कर दिया गया, यह कहते हुए कि इन शरीर का कोई भी मांग करने के लिए नहीं आया, इस पार्थिव शरीर का। लेकिन यह भी तथ्य है कि उनके परिजन, उनके भाई, उनके भतीजे, ये परिवार के अन्य सदस्य आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के पास गए थे याचिका लेकर, नहीं दिया गया। वह विभिन्न मंत्रालय में विभिन्न जगहों पर अधिकारियों से संपर्क साधते रहे, फिर भी उनके शव को नहीं दिया, और पुलिस ने आनन फानन में उनके शव को जला दिया, पेट्रोल डालकर जला दिया गया। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से आज से लगभग 1931 ईस्वी में शहीद भगत सिंह और उनके साथियों को मार दिया गया और उनके शव को जला दिया गया। इसमें जो एक और प्रगति हुआ, वो यह प्रगति हुआ बासव राज के प्रकरण में, इनके शव जलाने के बाद जो अवशेष था, जो राख था, वो राख तक देने के लिए सरकार तैयार नहीं हुई। मेरे साथ हैं संजय श्याम। संजय श्याम एक नागरिक संगठन चलाते हैं और ये एक पत्रकार भी हैं। ये इनका एक और परिचय हम देना चाहेंगे आपको। पेगासस प्रकरण जो हुआ था देश के अंदर, उस पेगासस प्रकरण के साथ इनका नाम भी जुड़ा हुआ था। इनके मोबाइल पर भी पेगासस सॉफ्टवेयर डाला गया था। बहरहाल हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि तमाम प्रक्रियाएं क्या हुई और क्यों इन चीज़ों को किया गया। एक व्यक्ति के सबका सम्मान से सरकार क्यों नहीं की। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत समभूमि में है आपका। धन्यवाद आपका। संजय जी, बताइए हमको आप कि आपकी दुनिया में बहुत चीज़ें देख पा रहे हैं, एक पत्रकार की हैसियत से भी, एक नागरिक संगठन की हैसियत से भी। किसी व्यक्ति की हत्या करती है सरकार, तो उनके पार्थिव शरीर को सौंपती भी है। लेकिन बासव राज के प्रकरण में ऐसा क्या हुआ कि उनके और उनके 7 साथियों के शव को नहीं सौंपा गया परिजनों के पास? देखिए, ये भारतीय जो संवैधानिक मूल्य हैं, जो संवैधानिक अधिकार हैं भारतीय नागरिक को, उसकी सरासर अवहेलना है। भारत का संविधान इस बात की मान्यता देता है कि किसी के पार्थिव शरीर को उसके परिजनों को सौंपना चाहिए और अंत्येष्टि उनके परिजनों की निगरानी में होना चाहिए। बासव राजू के साथ ऐसा नहीं होना, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमें लगता है कि जो लड़ाई, जो सामाजिक आर्थिक जो पिछड़ापन था, जो असमानता थी, इसकी लड़ाई जो लड़ी गई और उसका नेतृत्व सशस्त्र विद्रोहियों ने किया, जिसे माओवादियों के रूप में चिन्हित किया जा रहा है। वहाँ के जो आदिवासी हैं, वो मूल रूप से उनके नेतृत्व में यह लड़ाई लड़ी जा रही है। उनके जंगल की हिफाजत के लिए, जल की हिफाजत के लिए, उनकी ज़मीन की हिफाजत के लिए, और सबसे बढ़कर उनकी अपनी अस्मिता की हिफाजत के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उसका नेतृत्व करता थे बासव राजू। तो कई ऐसे प्रकरण उठते उनके शरीर को सौंपने पर भी। इस बात से ये प्रशासन खौफजदा था कि कई प्रसंग उठते, कई प्रकरण आ सकते थे, जिसके वजह से आम जनता का बहुत बड़ा जुड़ाव हो सकता था। उनके पार्थिव शरीर को लेकर के एक रैली निकाली जा सकती थी, या फिर उनके अंत्येष्टि में इतने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता कि यह चर्चा का विषय बन जाता। निश्चित रूप से ऐसा होना ही था। पूर्व में भी कई जो नेतृत्वकारी लोगों की शहादत हुई है, तो उसमें इस तरह की वानगी मिली है।
तो इससे प्रशासन को ये भय था। मूल वजह ये है उनके पार्थिव शरीर को उनके परिजन को नहीं सौंपने का। कई तरह की बातें की गई, पुख्ता सबूत नहीं दिया गया। पहले तो कहा जा रहा था कि आप प्रमाण दीजिए, इन्होंने प्रमाण भी दिया, लेकिन उसके बावजूद पार्थिव शरीर को नहीं सौंपना और यह कहना कि उनका पार्थिव शरीर गल गया था और उसके वजह से कई तरह के विषाणु पैदा होते और वो संक्रमण की आशंका थी, तो यह एक बेबुनियाद बात है। इसकी भी जिम्मेवारी उसको लेना चाहिए, प्रशासन को लेना चाहिए कि आखिर शव गला क्यों, आखिर शव गला क्यों? कि आपके आपके आपने जब शव को अपने कब्जे में लिया तो उसकी पूरी हिफाजत करने की जिम्मेवारी भी आपकी थी, और वह और कोई नहीं, भारत का एक नागरिक था। आपने उसे भारत का विदेशी नागरिक नहीं या फिर निर्वासित नागरिक घोषित नहीं किया, वह भारत का नागरिक था, और भारत के नागरिक के नाते उनके परिजनों को ये पूरा हक मिल जाता है, उनके पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि उनको करना चाहिए था। एक सवाल रहेगा मेरा इसमें। बेला भाटिया भी एक सवाल उठा रही थी, जो भी बहुत बड़ी एक्टिविस्ट हैं, आपको वकील भी, लॉयर भी हैं, मानवाधिकार आयोग चलाती हैं। उनका कहना था कि ऐसा होने के पीछे एक वजह यह भी होता है कि फर्जी मुठभेड़ में हत्या होती है, और उस हत्या को छुपाने के लिए जो है पार्थिव शरीर को दफन कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। इसमें एक चीज़ और आया था, माओवादियों की तरफ से ही एक प्रेस बयान जारी किया गया था कि बासव राज को जिंदा पकड़ा गया था और उनकी हत्या की गई थी। तो क्या ये लगता है कि अगर उनकी जीवित रहते हत्या की गई थी या टॉर्चर किया गया उनको मारने के पूर्व, तो इसका भेद खुल सकता था? इसकी संभावना कितनी लगती है? बिल्कुल, मैंने तो पूर्व में भी कहा कि कई प्रसंग हैं, कई प्रकरण थे जिनके उद्भेदन की संभावना थी। उसमें यह भी एक संभावना थी, जैसा कि पुख्ता रिपोर्ट आ रहा है, माओवादी संगठन की ओर से भी पत्र जारी किया गया है, या फिर वहाँ जो भी कार्यरत चाहे मीडिया के लोग हों या सामाजिक कार्यकर्ता हों, बेला भाटिया खुद वहाँ एक्टिव रही हैं और एक-एक बिंदु पर छानबीन करके वो कोई बात, किसी बात को सामने लाती हैं। तो उनका यह कहना कि ऐसा हुआ होगा, इसमें काफ़ी दम है। अच्छा, एक सवाल और उठता है, एक सवाल जो अक्सर हमारे दर्शक भी पूछते रहते हैं, और मेरे पास कमेंट भी उनका आता है। वो पूछते हैं कि जब माओवादी भारत के संविधान को नहीं मानता है, तो माओवादियों के लिए संविधान क्यों काम करें? मानवाधिकार काम क्यों करें? संविधान नहीं, मतलब संविधान संवैधानिक जो अधिकार मिले हुए हैं, उनकी रक्षा की बात करता है। और भारत के संविधान जहाँ असमानता, समता, बंधुत्व, न्याय की बात जहाँ बेईमानी लगती है, उसका वो विरोध करते हैं। आखिर क्या वजह है कि उन आदिवासी इलाकों में, एक प्रश्न तो है ना, वो उन आदिवासी या उन सुदूर इलाकों में भी आज विकास की रोशनी नहीं पहुंची है। आप ऊंचे-ऊंचे महल एक तरफ खड़े किए हुए हैं और उनके वस्त्र पर कपड़े नहीं हैं, उनके खाने के लाले पड़े हुए हैं, उनकी बस्तियां आज भी वीरान पड़ी हुई हैं। माथे पर गट्ठर लेकर के वो जब बाजार में आते हैं, बेचते हैं, तभी उनके घरों में चूल्हे जलते हैं। आखिर ये प्रश्न है ना, इस प्रश्न का वो जवाब मांग रहे हैं और इस प्रश्न का जवाब मिलना चाहिए उनको। एक सवाल और उठता है कि ये माओवादी जो हैं हथियार क्यों उठाए हैं? वो वार्ता करें, शांति वार्ता करें, बार-बार उनको बोलता है हथियार डाल कर के आइए बात करने के लिए। हथियार डाल के क्यों नहीं आते हैं बात करने के लिए? उन लोगों ने भी शांति वार्ता की अपील की है, और सर उनकी ये भी अपील है कि सरकार भी शस्त्र डाल करके उनके साथ वार्ता करे। वो भी शस्त्र डाल करके वार्ता करने के लिए प्रस्ताव भेज चुके हैं। पूर्व में भी शस्त्र जब डाला उन्होंने, कई ऐसे उदाहरण हैं। आप पूर्व में भी आपने देखा है, हेमंत पांडे जैसे पत्रकारों के साथ जब पहल लिया गया, तो उनके चेरुकुरी राजकुमार आज़ाद की हत्या कर दी गई है। तो उन्होंने बराबर प्रस्ताव भेजा है कि शांति से वार्ता कर करके जो मूल कारण है, इस समस्या को जो मूल कारण है, मूल कारणों की पड़ताल की जाए और उनका निदान किया जाए। ऐसा नहीं है कि वो हथियार डालने को तैयार नहीं, या फिर प्रशासन से वार्ता करते हैं तो उनके हथियारबंद लोग चले आते हैं और उत्पात मचाते हैं, ऐसा उदाहरण नहीं मिला। इसलिए यह कहना बेईमानी है कि वो वार्ता की अपील करते हैं लेकिन हथियार डालने को तैयार नहीं है। शांति वार्ता जब होगी तो दोनों तरफ से, दोनों पक्ष को उस पूरे अपील के साथ न्याय करना होगा कि हम शांति वार्ता के पक्षधर हैं, और शांति वार्ता के लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं उसको पूरा करके दोनों को आना चाहिए। वो लोग तो तैयार हैं, वो लोग तो बार बार अपील कर रहे हैं, उसके बावजूद आपने सीधे सीधे हमला किया, हमला रोक नहीं रहे हैं, आप एक तिथि घोषित कर रहे हैं, तो ये सरकार को समझना चाहिए। अच्छा, एक सवाल रहेगा मेरा
कि सरकार बोलती है कि माओवादी को जब मिटा देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो आदिवासी इलाका जो है बस्तर, छत्तीसगढ़, ये स्वर्ग हो जाएगा, सब सोने का पहाड़ हो जाएगा, सब वहाँ पर अमन चैन हो जाएगा। तो कितना लगता है ये सच है? क्योंकि जहाँ सिर्फ माओवाद छत्तीसगढ़ में है या कुछ कुछ और जगह पर है, लेकिन पूरे भारत में तो ऐसा नहीं है कि सभी जगह माओवाद है। जहाँ माओवाद नहीं है, क्या वहाँ पर स्वर्ग बन गया है? ये स्वयं में यह हास्यास्पद बात है। मैंने जैसा कहा आपको कि माओवादी कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये कोई वस्तु नहीं है कि जाकर के उसको खत्म कर देंगे। ये विचारधारा पर आधारित लड़ाई है, एक जंग है, जिसमें उनका कहना है कि असमानता पर आधारित जो व्यवस्था है उसको खत्म करना है। हमको हर चीज़ में समानता चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमको समानता चाहिए, न्याय के क्षेत्र में हमको समानता चाहिए, हर नौकरी के क्षेत्र में हमको समानता चाहिए। और जब ऐसी व्यवस्था आ जाती है, जो एक समाजवादी व्यवस्था का निर्माण हो जाता है, तो स्वतः से ये जो माओवादियों का हौवा खड़ा किया हुआ है, माओवाद का हौवा खड़ा किया हुआ है, वो स्वतः से समाप्त होगा। आप किसी दमन के रास्ते से कोई किसी जनज्वार को आज तक समाप्त नहीं किया गया। चेगुवेरा को भी याद करते होंगे आप। चेगुवेरा की भी जिस तरह से हत्या हुई थी, आज उनके विचार जिंदा है, उनके फॉलोअर जिंदा है, समाप्त तो नहीं हुए। उसी तरह से ये जो विचारधारा है, जो समानता पर आधारित व्यवस्था के निर्माण के लिए विचारधारा चल पड़ी है, लोगों के जेहन में बात घुसी हुई है, इसको आप कैसे समाप्त कर देंगे? तो ये सरकार के द्वारा जो घोषित है कि माओवादी को खत्म कर देंगे तो स्वर्ग बन जाएगा, ये स्वयं में एक हास्यास्पद तथ्य है। अच्छा, आप एक पत्रकार हैं, आप चीज़ों को देखे भी हैं, सभी जगह से चीज़ों को महसूस भी करते हैं। अभी बासव राज की हत्या के बाद सरकार बोल रही है कि माओवादी का अब चूँकि मुंडी खत्म हो गया है, शीर्ष नेतृत्व खत्म हो गया है, तो अब जो है माओवाद खत्म हो जाएगा, बिखर गया है, अब ये संभल नहीं पाएगा, इसको मिटा दिया जाएगा। तो कितनी सच्चाई लगती है, चूँकि आप इसको देख पा रहे हैं? ये इसके पूर्व भी कोई महासचिव होंगे जिनकी मृत्यु हुई होगी या फिर जिनको मारा गया होगा, ऐसा भी है ना। तो ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ, ये एक आंदोलन है। आंदोलन को आप खत्म नहीं कर सकते, तब तक खत्म नहीं कर सकते हैं जब तक जिस वजह से वो आंदोलन उपजा है उसके मूल में जाकर के उसके समस्या का निदान आप नहीं कर देते हैं। अच्छा, एक सवाल मुझे बताइए। लोग बोलते हैं कि लोग का जनता से नाता खत्म हो गया है, माओवाद को जनता पसंद नहीं करती है। तो फिर क्या मामला है कि मतलब जनता से कट गई माओवाद? कितना कट गया लगता है? उस तरह की कोई बातें नहीं हैं, कई परिवर्तन होते रहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। तो उन परिवर्तनों में कुछ अराजक प्रवृत्तियां जो रही हैं, वो उनके वजह से माओवाद पर एक प्रश्न चिन्ह उठा है। सरकार ने भी कई ऐसे तत्वों को शामिल किया है और माओवाद के नाम पर कई जगह से ऐसी विसंगतियां पैदा की हैं, जिससे लोगों को लगता है फ़र्क जो होना चाहिए, उस फ़र्क को महसूस करने में वो लोग विफल रहे हैं। इसलिए लगता है कभी-कभी कि ये विचारधारा ठीक नहीं है, ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन आखिर कौन लड़ रहा है? उनकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? उनके बीच में कौन लड़ रहा है? असहमति हो सकती है। अच्छा, एक जो समर्थक थे या उनके जो लीडर थे, उसमें से किसी से बात हो रही थी हमारी, तो वो बोले कि मैं जब यही सवाल उनसे पूछा मैंने तो कि आप जनता से कट गए हैं, जनाधार खत्म हो गया आपका। तो उन्होंने एक बात कहा था कि अगर आपको लगता है कि इसे जनाधार मेरा खत्म हो गया है, तो भारत सरकार की जी पार्टियां हैं, वो भी अपना जुलूस निकाले, आम सभा करे, रैली करे, और हम भी अपना रैली करते हैं। किसकी में कितनी संख्या है दिखाई जरा, कितना लगता है ये? देखिए, रैली करने की क्या ज़रूरत है? आखिर इस समस्या के लिए आपने पूर्व में भी ऑपरेशन चलाया। ऐसा तो नहीं कि आप ऑपरेशन कागार पहली बार चला रहे हैं। पूर्व में भी आपने चलाया, इसके पूर्ववर्ती सरकार ने भी शुरुआत किया, वहाँ से चलाया गया। अभी भी आप इसको मूल आंतरिक समस्या बता रहे हैं। आखिर जनता का समर्थन नहीं है तो वो हैं कहाँ? कहाँ रह रहे हैं? आखिर उनको खोजने में या उनके इस ऑपरेशन के लिए इतनी बड़ी शक्ति आप लगा करके भी उनको ख़त्म करने में असफल हो रहे हैं, विफलता मिल रही है। कई आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है आपको। जो शासक वर्गीय पार्टियां भी हैं, उन लोगों ने भी आपके इस जो कार्रवाई है, इसका विरोध किया है और आपसे मांग किया है कि शांति वार्ता की ओर जाना चाहिए, समस्या का निदान के लिए शांति वार्ता की ओर जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जनता के जेहन में ये बात है कि जो भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी हुई व्यवस्था है, इसका खात्मा माओवादी जो विचारधारा है, उसके नेतृत्व में ही संभव हो सकता है। इसलिए जनता के बीच में वो अभी तक मौजूद है। एक सवाल आ जाएगा कि जनता के बीच में मौजूद रहेगा, ये एक सवाल ज़रूर है, लेकिन एक सवाल ये भी उठता यहाँ पर है कि बासव राज समेत जो अन्य लोगों की हत्या हुई है, शहादत हुई है, तो इसमें भी जो आपको माओवादियों से ही निकल करके जो विभीषण बन गए हैं, जिसको सरकार ने पैसे का लालच दे करके तैयार किया है, बस्तर फाइटर बोलें या डीआरजी बोलें, यही लोग इनको मारा है।
तो नहीं लगता है कि इसे माओवादियों की पार्टियों के लोगों का मोह भंग हो गया है, जिस कारण कि अब अपने नेतृत्व को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस के पक्ष में मिल करके? नहीं, अब देखिए, जैसे आपने सलवा जुडूम भी चलाया, आपने झारखंड में भी कई तृतीय प्रस्तुत कमेटी टीपीसी वगैरह का निर्माण किया। तो यहाँ भी देखा गया इसी तरह के जो तत्व थे, जो वहाँ टिक नहीं पाए विभिन्न कारणों से। कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, जिनको संगठन ने निकाल दिया। जो जिनकी छवि खराब हो गई थी, सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए छवि खराब, उनको निकाला गया। तो सरकार ने उन तत्वों को, ये जो अराजक तत्व थे, इन सारे तत्वों को अपने यहाँ लिया और इनको इस ढंग से प्रशिक्षित किया, इनके हृदय में इस ढंग से उनके प्रति नफरत पैदा किया और सुविधाएं मुहैया किया कि वो लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। ये कहावत चलता था कि चमड़े की जूते से अधिक मार चांदी के जूते की होती है। लगता है वही चीज सार्थक हो रहा है यहाँ क्या? देखिए, ये इनकी योजना कांटा से कांटा निकालने की है। आंशिक रूप से या क्षणिक समय के लिए ये सफलता दिख रही है, लेकिन यह उनका भ्रम है। और इसमें इस तरह डीआरजी हो या अन्य जो बस्तर फाइटर वगैरह। बस्तर फाइटर या अन्य जो ग्रुप बना करके इस तरह से कार्रवाइयाँ करेंगे, तो जनज्वार को नहीं रोक सकते हैं वो लोग। कुछ हद तक नुकसान कर सकते हैं, जनता में भय पैदा कर सकते हैं, आतंक पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा ये इनका जो प्रयास है वो विफल रहेगा निश्चित रूप अच्छा, से। एक सवाल और रहेगा मेरा आपसे, चूंकि वक्त महत्वपूर्ण आपका है, लेकिन हम फिर भी दर्शकों को सवाल लेंगे। दर्शक के मेरे एक सवाल था कि चूंकि माओवादी आईईडी बम ब्लास्ट करते हैं, पुलिस को मार देते हैं, इसलिए उन पर हमला किया गया, वो जायज है? कितना सच है? आईडी ब्लास्ट क्यों करते हैं? देखिए, उनका सीधे कहना है कि हम आत्म सुरक्षा में कोई भी अगर कार्रवाई की गई है तो उसको आतंकी कार्रवाई नहीं मानी जानी चाहिए। वो आप जब शांति वार्ता की जो अपील कर रहे हैं, तो उसको मान लीजिए, आईडी बम का विस्फोट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप वार्ता करके देखिए, वार्ता में जो पहलू आते हैं, जो उनकी मांग है कि जो मूल समस्या है जिनके वजह से हम सशस्त्र आंदोलन के लिए मजबूर हुए हैं, तो उसके मूल में जाकर के समाधान को खोजिए। इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक सवाल और रहेगा मैं, कि बासव राज जो महासचिव थे जिनकी हत्या हुई है अभी, उनके वे खुद अपने ज़माने के बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। उन्होंने बीटेक किया था उस ज़माने में, जबकि बीटेक करना बहुत मुश्किल लोगों के लिए होता था। इसके अलावे उनके भाई जो हैं भारत सरकार के में मुख्य सचिव रहे हैं। उनके जो भतीजा हैं वो अमेरिका में सेटल रहे हैं आज। इतने बड़े लोग जिनके पास कि अगर वो इधर ना आते, आदिवासियों के लिए तरफ ना आते अगर वो, तो वो आज बहुत ही बड़े करोड़पति, अरबपति या महाखरबपति बन सकते थे वो। तो उन्होंने ऐसे सुख सुविधा को छोड़कर जो आदिवासियों के लिए मरना स्वीकार किया। तो क्या लगता है, वो भटक गए थे या फिर उनका कुछ अपना एक सोच था? यही मूल समस्या है, मूल चीज़ यही सोचने का है कि आखिर इतने बुद्धिमान लोग या पढ़े लिखे लोग जो देश की सेवा में जाते तो बहुत बड़े पद पर जा सकते थे, वो बड़ी भलाई कर सकते थे, आखिर वहाँ क्यों गए? द्रवित होकर के हो गए हैं। जो उनके साथ आप जाएंगे, उनकी समस्या देखेंगे, उनकी हालत देखेंगे, हाशिए पर खड़े लोग हैं जिनके सामने 2 जून रोटी की समस्या है। वो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग भारत के नक्शा को नहीं जानते हैं, भारत की न्याय व्यवस्था के बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं। और कोसों से आकर के जब एक केस हो जाता है, तो सैकड़ों मील दूर से आते हैं और न्याय नहीं मिलता, भटकते रहते हैं, सालों साल दर दर भटक रहे हैं। तो इन सारी समस्याओं के मूल में जब जाते हैं, वो अध्ययन करते हैं इसका, तो पाते हैं कि इनके लिए लड़ना चाहिए, हमको इनका नेतृत्व करना चाहिए, और ऐसे लोग वहाँ नेतृत्व संभालने गए। देखिए, सवाल मेरा एक और रहेगा, इतने बड़े लोग जब लड़ने के लिए आए, उनको उन्हीं लोगों ने मार दिया जिनके लिए वो लड़ रहे थे। कितना विडम्बना है ये। ये तो कहीं भटकाव वाले लोग थे। वो जिन लोगों ने इस तरह की कार्रवाई की है, तो भटके हुए लोग हैं, उनको ऐसे लोग समझ। हर जगह मिल जाते हैं, विभीषण। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक और सवाल रहेगा आपसे, चूंकि लंबा चल रहा है, तो मेरा एक सवाल रहेगा थोड़ा सा और, अब इधर हो जाए, पीछे पीछे, हाँ हाँ, बिल्कुल। मेरा एक सवाल और रहेगा कि बासव राज के बारे में कहा गया था कि शांति वार्ता के लिए वही पहल किए थे भारत सरकार से। अब जब उनकी हत्या हो गई है,
अब आपको क्या लगता है कि शांति वार्ता का प्रयास चलेगा, या फिर जिस तरह से सरकार बोलती है कि कमजोर है हो गया माओवादी इसलिए शांति वार्ता की चाह कर रहे हैं, वो रहेगा, क्या रहेगा? जैसे एक सेक्रेटरी की हत्या हुई है ना, एक सेक्रेटरी का आपने मुठभेड़ किया है, पूरे संगठन की समाप्ति नहीं हुई, उसके बाद उन लोगों ने पत्र जारी किया है, उसके बाद भी पत्र जारी किया है, और कहीं से नहीं लगता है कि वो लोग आपके इस दमन से ऐसे दुबक गए हैं जैसे वो लोग बाहर ही नहीं निकले। आखिर पत्र जारी कर रहे हैं, पत्र भी मीडिया में आ रहा है, हर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, तो इसका मतलब कि उनके सूत्र अभी भी बरकरार हैं और वे फिर से चाहते हैं कि शांति वार्ता हो। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है और इस खुशफहमी में सरकार को नहीं रहना चाहिए, जैसा कि जो माओवादी थे उनकी हत्या के बाद जो दृश्य आया नृत्य करते हुए चारों तरफ से, वो बड़ा अभद्र चीज़ है। तो ये खुशफहमी दर्शा रहा है, तो इस खुशफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है, और जो अपील है उनकी शांति वार्ता के साथ जाने करके और शांति वार्ता बहाल करने की जो उनकी मांग है, इस पर गंभीरता से सोचते हुए इस पर अमल करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक सवाल और रहेगा मेरा आपसे। ये जो माओवाद के जो महासचिव थे, उनकी मृत्यु हो गई। इससे पहले भी एक महासचिव थे, चारू मजूमदार, उनकी हत्या हो गई। उनकी हत्या के बाद पूरी पार्टी बिखर गई माओवादियों की, सैकड़ों टुकड़ों में बट गए। अभी भी महासचिव बासवराज की हत्या हुई। कितनी लगती है संभावना कि ये पार्टी बिखर जाएगी? देखिए, आने वाला वक्त बताएगा, ऐसी तो संभावना दिख नहीं रही है। अभी जहाँ जहाँ जिन प्रदेशों में आपने देखा था कि माओवादियों की लड़ाई जारी थी, कमज़ोर हुए हैं, बिखरे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गए हैं, टूट गए हैं, बिखर गए हैं। इसकी संभावना भी रखनी चाहिए कि वो लोग फिर से एकत्रित होंगे, क्योंकि समस्या बरकरार है। उन समस्या बरकरार है। मेरा एक सवाल रहेगा, ये माओवादियों के पत्र में जाहिर हुआ था कि वो अब अपने लीडरों से मिल नहीं पा रहे हैं और संपर्क नहीं स्थापित कर पा रहे हैं। उनके पत्र में ही कई बार आया था। तो अब जब उनके महासचिव खत्म हो गए, मार दिए गए, उनकी शहादत हो गई, तो अब क्या लगता है नए महासचिव कैसे चुनेंगे? क्योंकि वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा, या फिर सॉरी कांग्रेस में होगा, या फिर एक मीटिंग होगी, बड़ी मीटिंग उसमें होगा। तो वो तो करेंगे नहीं बड़ी मीटिंग। तो क्या लगता है कि नए महासचिव चुनाव होगा या नहीं होगा? ये तो वो लोग पार्टी के स्तर का मसला है। वो लोग की जिस प्रक्रिया के तहत चुनाव किया करते हैं, उस प्रक्रिया के तहत करेंगे। ये पार्टी का आंतरिक मसला है, इसमें तो बेहतर जवाब वही लोग दे सकते हैं। लेकिन हमको लगता है कि जिस ढंग से उन लोगों ने पार्टी का वो एक पत्र जारी किया है, स्टेटमेंट जारी किया है पत्र के माध्यम से, तो संभावना इसकी है कि उन लोगों ने किसी न किसी को प्रभार दिया होगा। बिल्कुल। एक सवाल मेरा रहेगा रहेगा। एक मैं कहीं डाटा कहीं सुन रहा था कि 2000 ईस्वी से लेकर के 2024 ईस्वी तक में बस्तर में 11,000 नागरिकों की हत्या हुई है, चाहे माओवादी हो या आम नागरिक हो। तो ये आंकड़ा कितना विश्वसनीय लगता है आपको? ये आंकड़ा जारी किया गया है, तो इसमें माओवादियों को तो 11,000 की गई है। नहीं नहीं, नहीं, ये क्लास में ये पुलिस हाँ, ये आया है कि 11,000 कुल क्षति हुई है, तो इसमें हो सकता है, मैं कोई बड़ी इसमें बात 6,000 के लगभग पुलिस है। हाँ, मैंने 6,000 अलग ये पुलिस है, 11,000 नागरिक है, माओइस्ट है, हुँ। और 6,000 साढ़े 6,000 जो संख्या में पुलिस, ऐसा आ रहा है। ये आंकड़ों का क्या है, आंकड़े तो जारी किए जाते हैं, आंकड़े जारी करने पर आंकड़ों की विश्वसनीयता कितनी है, उसकी सत्यता की जाँच निश्चित रूप से निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे, और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कल पटना के गांधी संग्रहालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उस कार्यक्रम के जो मतलब क्या थीम है, मैं ये भी उसमें आयोजक टीम में से रहे हैं। तो मैं जानना चाहेंगे कि दर्शकों को बताइए कि कल क्या है प्रोग्राम, कैसा प्रोग्राम है? कल जन अभियान जो 8 प्रगतिशील, लोकतांत्रिक और क्रांतिकारी विचारधाराओं का एक साझा संगठन है, जन अभियान बिहार, उसकी ओर से गांधी संग्रहालय में एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया है, जिसमें है कि हम ऑपरेशन कगार को जन विरोधी और दमनकारी कार्रवाई मानते हैं। इसको तत्काल बंद करने की जो मांग है पूरे देश से उठ रही है, उसकी आवाज़ में, उसकी सहमति में हम अपनी सहमति व्यक्त करते हैं और शांति वार्ता बहाल करने की मांग करते हैं। इन्हीं मूल रूप से इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ही कल का कन्वेंशन है। साथ ही हमारी ये मांग है कि वहाँ जितने भी मुठभेड़ हुए हैं, वो किसी पदासीन न्यायाधीश की देख-रेख में इसकी निष्पक्षता से जाँच हो और जो भी सत्यता आती हो उसके आधार पर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए।
मूल इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रख करके कल का ये कन्वेंशन आयोजित है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका। आप इन्होंने बताया चीज़ों के बारे में, लेकिन एक चीज़ न्यायालय पर इन्होंने बताया है कि न्यायालय द्वारा जांच किया जाए और जांच करके जो निष्कर्ष निकलता है बताया जाए। लेकिन एक सवाल और रहेगा इसमें न्यायालय न्यायालय पर। न्यायालय ने जब आंध्र प्रदेश की उच्च न्यायालय ने जब आदेश पारित किया था कि परिजनों को शव दिया जाए, इसके बावजूद पर शव नहीं दिया गया, और जब परिजन दोबारा उसी न्यायालय में उसी कोर्ट में गए, हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश के, तो न्यायालय ने इनकी मांग को खारिज कर दिया। अवमानना का मुद्दा लेके गए थे ये, मांग को खारिज कर दिया गया। न्यायपालिका अभी कितनी निष्पक्ष है, यह भी एक सवाल के घेरे में आज मौजूद है। ये थे हमारे संजय श्याम, जिन्होंने इस चीज़ों को बताया, और कल का जो कार्यक्रम है वो देखते हैं उसमें क्या होता है, और जो उसका अद्यतन रिपोर्ट होगा हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। लेकिन ये सवाल है कि हिंसा खत्म होनी चाहिए। जनता के, देश के नागरिकों के ऊपर जो हमले सरकार संगठित कर रही है उसका बंद होना चाहिए। या अथवा अगर आप हिंसा करना चाहते हैं तो आपको गृह युद्ध की घोषणा इस देश में कर देनी चाहिए। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। मैं चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।